दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जिसने पब्लिश होते ही दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिच डैड पुअर डैड के बारे में, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। इस पुस्तक में दोस्तों ऐसे 6 लेसन बताए गए हैं जिसको अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में अमीर बन सकता है। जी हाँ, और यही वजह है कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े लीडर्स, बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने ये सलाह दी है इस पुस्तक को पढ़ने की। मैंने आज से लगभग 19 साल पहले एक बुक पढ़ी थी। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। एक बहुत फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, अगर आपने पढ़ी हो। और उस रिच डैड पुअर डैड की आप बात कर रहे हैं? सॉरी, रिच डैड पुअर डैड किताब मुझे पता लगी जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक मैंने 1999 या 2000 में पढ़ी थी, तो बहुत साल पहले। इसलिए दोस्तों अगर आप में भी अमीर बनने की चाहत है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। चाहे वीडियो लंबा ही क्यों ना हो जाए, लेकिन एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट बताते हैं कि उनके 2 डैडी थे, एक रिच डैड थे, दूसरे पुअर डैड थे। जो उनके एक्चुअल में पिता थे, जो वास्तविक पिता थे, जिन्होंने उनको जन्म दिया था, उनको वो पुअर डैड कहते थे। और अपने दोस्त माइक के पिता को, जिन्होंने उन्हें अमीर बनने के गुण सिखाए थे, उनको वो अपना रिच डैड बोलते थे। रॉबर्ट के पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो पीएचडी होल्डर थे। जी हाँ, और जो दूसरे पिता थे रिच डैड, वो बहुत कम पढ़े लिखे व्यक्ति थे, मात्र 8वीं तक पढ़े थे। रॉबर्ट के पुअर डैड इतने ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपने पूरी लाइफ में पैसों के लिए संघर्ष करते रहे, और जब वो इस दुनिया को छोड़ करके गए तो अपने पीछे कर्ज छोड़ करके गए। जबकि रिच डैड बहुत कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपनी लाइफ में अमेरिका के हवाई राज्य के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए थे। और जब वो इस दुनिया को छोड़ करके गए तो अपने परिवार के लिए, चर्च के लिए और जरूरतमंदों के लिए करोड़ों डॉलर की दौलत छोड़ करके गए। ऐसा क्यों हुआ होगा दोस्तों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों पिताओं की पैसों को लेकर के सोच अलग अलग थी। वो कैसे, चलिए हम जानते हैं। पढ़े लिखे डैडी कहा करते थे कि पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे कि पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। एक डैडी को ये कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वो जोर देकर कहते थे कि मुझे इसकी बजाय ये कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। एक वाक्य नकारात्मक है और दूसरा प्रश्नवाचक। एक वाक्य में बात खत्म हो जाती है और आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, जबकि हम जब ये कहते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं तो हमारा दिमाग चालू हो जाता है और वो अपने आप को जोर देता है और काम करना स्टार्ट कर देता है। दोनों डैडियों की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। एक डैडी कहा करते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहा करते थे कि मैं इसलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे अपने बाल बच्चों को पालना होता है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे कि मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे अपने बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी भोजन करते समय, डिनर करते समय पैसों और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, जबकि दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसों के बारे में बात करने के लिए मना किया करते थे। एक का कहना था कि जहां पैसों का सवाल हो वहां पर सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ, जबकि दूसरे का कहना था कि खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था कि हमारा घर ही हमारे लिए सबसे बड़ा निवेश है, सबसे बड़ा एसेट है, जबकि दूसरे का मानना था कि हमारा घर हमारे लिए लायबिलिटी है। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपका घर आपके लिए सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हैं। दोनों ही अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपना बिल चुकाता था और दूसरे सबसे आखिरी में अपने बिल चुकाते थे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए, जबकि दूसरे डैडी ने मुझे ये सिखाया कि कैसे व्यवसायिक और वित्तीय योजना लिखी जाएं जिससे मैं लोगों को नौकरियां दे सकूं। बचपन में ही मैं ये समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और उनके काम गरीबों वाले थे। अमीर डैडी के साथ में जब रॉबर्ट की शिक्षा शुरू हुई तब रॉबर्ट मात्र 9 वर्ष के थे। रिच डैड ने उन्हें 30 वर्षों तक 6 सबक सिखाए थे और ये पुस्तक उन्हीं 6 सबक के बारे में है। तो दोस्तों इस 6 सबक को मैं आपको बताने वाला हूं, जिनको अपनाकर रॉबर्ट के पिता रिच डैड बने, यानी कि अमीर बने, और रॉबर्ट भी अमीर बने। तो इन 6 पॉइंट को बहुत गौर से समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक भी पॉइंट को मिस मत करिएगा।
सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट के पिता यानी कि रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं जबकि पैसा अमीरों के लिए काम करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते जबकि वो कुछ ऐसा करते हैं कि पैसा ही उनके लिए काम करने लगता है। एक गरीब और मिडिल क्लास का इंसान रैट रेस में फंस जाता है और पूरी जिंदगी उसी रैट रेस में फंसा रह जाता है, कभी उससे बाहर नहीं निकल पाता है। क्या होती है रैट रेस? सबसे पहले हम इसको समझते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि जब भी किसी गरीब आदमी को या मिडिल क्लास के आदमी को नौकरी मिलती है तो वो अगले महीने से ही नई नई चीज़ों को खरीदने के लिए बेताब हो जाता है। नई नई चीज़ें को, महंगी महंगी चीज़ों को, जैसे कि नए नए कपड़े, नए नए जूते, नया नया मोबाइल, लैपटॉप, नई कार। इसके बाद शुरू हो जाता है EMI का ट्रैप। ऐसे EMI जो उसे सालों सालों तक भरने पड़ते हैं और इन EMI से वो कभी बाहर नहीं निकल पाता है। उसे हर महीने अपने EMI भरने होते हैं। वह अगर एक महीने के लिए काम पर नहीं जाता है तो उसके दिमाग में, उसके मन में ये डर बैठ जाता है कि अगले महीने में कैसे अपना EMI भरूंगा, कैसे अपना कर्ज उतारूंगा, कहीं बैंक वाले आकर के मेरी कार ना उठा ले जाएं, और अगर ऐसा होता है तो मेरी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए वो सुबह उठता है, काम पर जाता है, शाम को वापस लौटता है, फिर अगले दिन सुबह उठता है, काम पर जाता है, शाम को वापस लौटता है। इस प्रकार से पूरे महीने भर वो अपनी ड्यूटी करता रहता है और महीने के बाद उसे जब पगार मिलती है तो वो उस EMI को भर देता है। और इस प्रकार से इस सिस्टम को वो हर महीने फॉलो करता है। वो इस प्रकार के सिस्टम में इस प्रकार से फंस जाता है कि इस ट्रैप से कभी बाहर निकल ही नहीं पाता है। और रॉबर्ट इसी ट्रैप को रैट रेस कहते हैं, यानी कि चूहा दौड़ कहते हैं। तो अगर आपको इस रैट रेस से यानी कि चूहा दौड़ से बाहर निकलना है तो आपको पैसे के लिए काम करना छोड़ना पड़ेगा और पैसों को अपने लिए काम पर लगाना पड़ेगा। जी हाँ, अमीर लोग पैसे के लिए काम कभी नहीं करते हैं बल्कि वो कुछ ऐसा करते हैं कि पैसा उनके लिए काम करता है। लेकिन कैसे, ये सब कुछ आपको आने वाले पॉइंट्स में सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आने वाले पॉइंट्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबक नंबर 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। ज़्यादातर लोग जिंदगी भर यह नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि असल बात यह है कि आप कितना पैसा बचा पाते हैं। आपने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियाँ सुनी होगी जो अचानक अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं फिर भी वे लौटकर वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। आपने उन व्यावसायिक एथलीट्स की कहानियां भी पढ़ी होंगी जो 24 की उम्र में हर साल करोड़ों डॉलर कमाते हैं और 34 की उम्र में उन्हें किसी पुल के नीचे सोना पड़ता है। इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि उनके अंदर पैसे की समझ नहीं थी। लंबे समय में यह जरूरी नहीं है कि आपने पैसा कितना कमाया, बल्कि सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि आपने कितना पैसा बचाया और उसे कितनी पीढ़ियों तक सहेजा। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे अमीर डैडी ने मुझे बचपन में कहा था कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे की समझ होनी चाहिए। पैसे की समझ विकसित करने के लिए आपको एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में अंतर पता होना चाहिए और हमेशा एसेट्स ही खरीदना चाहिए। अगर सच में आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस सिर्फ यही जानने की ज़रूरत है और यही पहला और आखिरी नियम है, यही इकलौता नियम है। ये बहुत आसान है किंतु ज़्यादातर लोगों को पता नहीं कि ये नियम कितना महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर लोग पैसों की समस्याओं में इसलिए उलझे पड़े हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि एसेट्स और लायबिलिटी में फ़र्क क्या होता है। अमीर लोग हमेशा एसेट्स इकट्ठा करते हैं जबकि गरीब और मिडिल क्लास के लोग हमेशा लायबिलिटी इकट्ठा करते हैं। और मजे की बात यह है कि उन्हें लगता है कि वे एसेट्स इकट्ठा कर रहे हैं। अगर ये इतना ज़्यादा आसान है तो फिर हर व्यक्ति अमीर क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि एसेट्स और लायबिलिटी में अंतर क्या होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि एसेट्स यानी कि संपत्ति, लायबिलिटी यानी कि दायित्व में क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है। एसेट्स वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। इसे दोस्तों एक बार फिर से समझ लीजिए क्योंकि ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसेट्स वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। आपको सिर्फ यही समझने की ज़रूरत है। जी हाँ, अगर आपको अपनी लाइफ में अमीर बनना है तो ज़िंदगी भर एसेट्स खरीदते रहिए और आपको अपनी लाइफ में गरीब या मध्यवर्गीय इंसान बनना है तो फिर लायबिलिटी खरीदते रहिए। ज़्यादातर लोग जो इन दोनों के बीच में अंतर नहीं जानते हैं वो पूरी ज़िंदगी भर पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राजू और मोहन दो दोस्त होते हैं, दोनों की एक साथ नौकरी लग जाती है। कुछ समय बाद दोनों 10-10 लाख रुपए की
इन्वेस्टमेंट करते हैं। राजू अपने लिए 10 लाख रुपए की एक कार खरीद लाता है क्योंकि उसे ऐश और आराम की ज़िंदगी जीना पसंद होता है, जबकि मोहन अपने लिए 10 लाख रुपए की एक ज़मीन खरीदता है। शुरुआत में राजू बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो कार से घूम रहा होता है, जबकि जो मोहन होता है वो आज भी बसों में धक्के खा रहा होता है। लेकिन 5 साल का समय बीतने के बाद मोहन के प्लॉट की कीमत डबल हो जाती है, यानी कि 20 लाख रुपए उसकी कीमत हो जाती है, जबकि राजू की कार की कीमत आधे से भी कम रह जाती है। मोहन अपने प्लॉट को 20 लाख रुपए में सेल कर देता है और फिर से वो इसी प्रकार की किसी प्रॉपर्टी की तलाश में लग जाता है जिसका मालिक अर्जेंट में अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता हो ताकि उसे कुछ पैसे कम लगें, सस्ते में प्रॉपर्टी मिल जाए, और वो कामयाब भी होता है। वो 25 लाख की एक प्रॉपर्टी को ढूंढने में कामयाब हो जाता है जिसको वो 20 लाख रुपए में खरीद लेता है। उस प्रॉपर्टी को 5 साल तक वो फिर से अपने पास रखता है। 5 साल का समय बीतने के बाद उस प्रॉपर्टी को वो 50 लाख रुपए में बेचता है। जी हाँ, अब फिर से मोहन लग जाता है इसी प्रकार की प्रॉपर्टी को ढूंढने में जिसका मालिक अर्जेंट में प्रॉपर्टी सेल करना चाहता हो, और वो फिर से कामयाब हो जाता है। उसे एक 60 लाख की प्रॉपर्टी मिलती है जिसको वो 50 लाख रुपए में खरीद लेता है। धीरे धीरे 5 साल का फिर से समय बीत जाता है और उस 50 लाख की प्रॉपर्टी को अब वो 1 करोड़ रुपए में सेल कर देता है और मोहन करोड़पति बन जाता है। अब मोहन उस पैसे में से कुछ पैसा निकाल करके अपने लिए एक अच्छी कार लाता है, अपने लिए एक अच्छा घर लेता है, और आधा पैसा फिर भी बच जाता है, उसको फिर से किसी ऐसी ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता है। अब मोहन को उसकी प्रॉपर्टी ही पैसा कमा कर देती रहती है और 15 साल बीत जाते हैं। और 15 साल पहले जो राजू ने अपने लिए कार खरीदी थी, आज उसे कोई 2 कौड़ी में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है। आज भी वो उसी प्रकार से धक्के खा रहा होता है। यही फर्क होता है दोस्तों, एक अमीर माइंडसेट में, एक गरीब माइंडसेट में। गरीब माइंडसेट वाला व्यक्ति हमेशा सबसे पहले अपने लिए लायबिलिटी लेता है जो कि उसकी जेब से पैसा निकालती रहती है, और अमीर माइंडसेट वाला व्यक्ति सबसे पहले अपने लिए एसेट्स लेता है, एसेट्स खरीदता है जो कि उसकी जेब में पैसा डालती रहती है। दुनिया के 80% परिवारों की समस्या यही है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि वो पैसे नहीं कमाते या मेहनत नहीं करते, वो बहुत मेहनत करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो अपने लिए सबसे पहले लायबिलिटी खरीदना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वो EMI की ट्रैप में फंस जाते हैं और चूहा दौड़ में फंस जाते हैं। कभी भी उस चूहा दौड़ से, उस रेट रेस से वापस बाहर नहीं निकल। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे अमीर डैडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यह भी पता चलता है कि अमीर लोग और ज़्यादा अमीर कैसे बनते हैं। उन्हें एसेट्स वाले कॉलम से इतनी ज़्यादा आमदनी होती है कि खर्च आराम से चल जाता है और कुछ पैसा बच भी जाता है, और उस बचे हुए पैसे को वो वापस से उसी एसेट्स वाले कॉलम में निवेश कर देते हैं ताकि और ज़्यादा आमदनी हो सके। इस प्रकार से एक अमीर आदमी और ज़्यादा अमीर होता चला जाता है। रॉबर्ट कहते हैं कि इस सबक को बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि अमीर व्यक्ति हमेशा एसेट्स खरीदता है, गरीब व्यक्ति केवल खर्च करता है, और मध्यवर्गीय व्यक्ति हमेशा लायबिलिटी खरीदता है और सोचता है कि मैं एसेट्स खरीद रहा हूँ। सबक नंबर 3, अपने काम से काम रखो। क्या इसका मतलब ये है कि आप अपने काम पर जाओ, किसी की तरफ देखो ना, किसी से बोलो ना, और वापस अपना काम करके वापस आ जाओ? क्या इसका मतलब ये है? नहीं दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब क्या है वो समझिए। रॉबर्ट कहते हैं कि जब भी मैं किसी इंसान से पूछता हूँ कि आप क्या काम करते हो, तो कोई कहता है कि मैं बैंकर हूँ, कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहता है मैं टीचर हूँ। तो रॉबर्ट कहते हैं क्या आपका खुद का बैंक है, या आपका खुद का हॉस्पिटल है, या आपका खुद का स्कूल है? तो सभी का जवाब आता है नहीं, मैं वहाँ पर नौकरी करता हूँ। तो रॉबर्ट कहते हैं यानी आप वहाँ पर एक नौकर हैं। तो फिर आपका काम क्या हुआ? आप अपने लिए क्या करते हैं? आप तो दूसरों के लिए काम करते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो कि पूरी ज़िंदगी भर दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों को पैसा कमा कर देते रहते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि आप अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, चाहे नौकरी क्यों ना हो, नौकरी करते रहें, लेकिन उसके साथ साथ अपना भी कुछ काम करें, अपना भी कोई बिजनेस करें। भले ही आप कोई बड़ी कंपनी खड़ी ना कर सकें, लेकिन कम से कम कुछ ऐसे एसेट्स जरूर क्रिएट करें जो कि आपके खुद के हों, जो कि आपको खुद को पैसा कमा कर दें। धीरे धीरे अपने एसेट्स वाले कॉलम को बढ़ाते जाएं और लायबिलिटी को जितना हो सके उतना कम करते जाएं, अपने खर्चों को कम करते जाएं। ऐसा करने से आपका एसेट्स बढ़ते जाएंगे और आप धीरे धीरे अमीर बन जाएंगे। तो रॉबर्ट कहते हैं कि हमेशा असली एसेट्स खरीदें, ऐसी लायबिलिटी को खरीदने से बचें जिनको एक बार घर पर लाने से उनकी कीमत घट जाती हो। आप जिस क्षण भी एक नई कार को शोरूम से बाहर लाते हैं, उसकी तुरंत ही 25% कीमत घट जाती है।
ये सच्ची संपत्ति नहीं होती है। तो फिर सवाल आता है कि कौन सी संपत्ति सच्ची होती है, किसको हम संग्रह करें। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया में असली संपत्ति कई तरह की होती है। नंबर 1, ऐसे बिजनेस जिनमें मेरे होने की जरूरत नहीं है, यानी मैं उस बिजनेस का मालिक तो हूँ लेकिन काम कोई और करता है और मुझे उससे आमदनी होती रहती है। अगर मुझे उसमें काम करना पड़े तो वो मेरे लिए बिजनेस नहीं, मेरे लिए एक नौकरी होगी। नंबर 2, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, जहां आपने अपना पैसा इन्वेस्ट कर देना है और अपना काम करते रहना है। नंबर 3, गवर्नमेंट बॉन्ड। नंबर 4, म्यूचुअल फंड। नंबर 5, आमदनी देने वाले रियल एस्टेट। नंबर 6, ऐसी जगह जो कीमती हो, जो आमदनी देती हो और जिनका मूल्य बढ़ जाता हो और जिसका बाजार तैयार हो। ये सारी ऐसी संपत्ति हैं जहां आपको पैसा लगाने के बाद खुद काम नहीं करना पड़ेगा, बस आप पैसा लगा देंगे और आराम से अपना काम करते रहेंगे। आपका संपत्ति वाला कॉलम अपने आप बढ़ता रहेगा। जब मैं कहता हूं कि अपने काम से काम रखें तो इसका मतलब ये है कि अपने संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते जाएं, इसे और ज़्यादा मजबूत करते जाएं। एक बार इसमें $1 जाए तो फिर वो बाहर ना निकल पाए। इसको इस तरीके से समझिए कि जब भी आपकी संपत्ति वाले कॉलम में $1 जाता है तो वो आपके लिए एक कर्मचारी बन जाता है और फिर वो काम करता रहता है। और हाँ, जब भी आपका कैश फ्लो बढ़ता है तो इसके बाद आप अपने लिए ऐश और आराम की भी चीज़ें खरीद सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य ये है कि जो अमीर माइंडसेट के लोग होते हैं वो ऐश और आराम की चीज़ें सबसे बाद में खरीदते हैं, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास के इंसान जो होते हैं वो ऐश और आराम की चीज़ें सबसे पहले खरीदते हैं। और ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। सबक नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत। दोस्तों, रॉबर्ट इस पॉइंट में कहते हैं कि इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को गवर्नमेंट को इतनी आसानी से टैक्स के रूप में लेने मत दीजिए। कानून के दायरे में रहकर हमें वह सारे तरीके आजमाने चाहिए जिससे हमारा करोड़ों रुपए का टैक्स बच जाए। सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं। सरकार के पास जो टैक्स इकट्ठा होता है वह मध्यवर्गीय लोगों से आता है, खासकर शिक्षित और ऊंची आमदनी वाले मध्य वर्ग से। एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसे की ताकत का ज्ञान हो जाए, फिर हमें पैसे के लिहाज से स्मार्ट हो जाना चाहिए और हमें डराने वाले लोगों से निपटने के रास्ते ढूंढ लेने चाहिए। इसके लिए आपके पास कानून की समझ होनी चाहिए और इस बात की भी कि सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आप अज्ञानी हैं तो आपको आसानी से डराया जा सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं तो आपके पास बचने का मौका होता है। इसीलिए अमीर डैडी स्मार्ट टैक्स अकाउंटेंट्स और वकीलों को इतना ज़्यादा वेतन देते थे। वकीलों को वेतन देना सरकार को टैक्स देने से सस्ता था। दोस्तों, अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पक्का अपनी लाइफ में अमीर बनेंगे। अभी और 2 बहुत इंपॉर्टेंट सबक डिस्कस होने वाले हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। अमीर लोग पैसा कैसे बनाते हैं, यह बात हम अभी समझने वाले हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। रॉबर्ट कहते हैं कि हमारा एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है जिसे मैं और मेरी पत्नी हमारा पर्सनल म्यूचुअल फंड कहते हैं। हम ज़्यादा जोखिम वाली प्राइवेट कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो अमेरिका या कनाडा में स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक होने जा रही हैं। कितनी तेजी से धन बढ़ता है इसका उदाहरण इस तरह देखिए। हमने कंपनी के सार्वजनिक होने से पहले 25 सेंट प्रति शेयर की दर से 1 लाख शेयर खरीदे। 6 महीने बाद जब कंपनी शेयर बाजार में दर्ज हो गई तो इसके शेयर का भाव $2 प्रति शेयर हो गया। अगर कंपनी का प्रबंधन अच्छा है तो कीमतें बढ़ती रहेंगी और स्टॉक $20 प्रति शेयर या इससे भी अधिक हो जाएगा। ऐसे भी कई वर्ष रहे जब हमारे $25,000 एक वर्ष से भी कम समय में $10 लाख बन गए। यह जुआ नहीं है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, यह जुआ तब होता जब आप सौदे में अपना पैसा फेंक रहे हैं और भगवान से सफल होने की दुआ कर रहे हैं। आपको अपने तकनीकी ज्ञान, बुद्धि और खेल के प्रति प्रेम की जरूरत होगी ताकि जोखिम कम से कम रहे। याद रखिए, महान अवसरों को आपकी आंखें नहीं देख सकती, उन्हें आपके दिमाग से देखा जा सकता है। सबक नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। रॉबर्ट कहते हैं कि जब मैं अपनी कक्षा से पूछता हूं आप में से कितने मैकडोनल्ड से अच्छा हैमबर्गर बना लेते हैं तो लगभग सभी विद्यार्थी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। मैं फिर पूछता हूं अगर आप में से ज्यादातर बेहतर हैमबर्गर बना लेते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि मैकडोनल्ड आपसे ज्यादा पैसा बना लेता है। जवाब साफ है, मैकडोनल्ड बिजनेस सिस्टम में आपसे अच्छा है। ज्यादातर प्रतिभाशाली लोग सिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा ध्यान बेहतर हैमबर्गर बनाने में लगाते हैं और बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते। दुनिया प्रतिभा संपन्न गरीब लोगों से भरी पड़ी है। अक्सर वे या तो गरीब हैं या फिर पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं या अपनी क्षमताओं से कम पैसा कमा रहे हैं और इसका जिम्मेदार उनके ज्ञान का विषय नहीं है
बल्कि उनका अज्ञान है। वे एक बेहतर हैमबर्गर बनाने की दक्षता को पैना करने में लगे रहते हैं और हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने की दक्षता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। शायद मैकडोनल्ड सबसे अच्छा हैमबर्गर नहीं बनाता है, परंतु वे एक मूलभूत रूप से औसत हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने में सर्वश्रेष्ठ हैं। मेरे रिच डैड का मानना था कि अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। इससे उसके सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। वे कहते थे कि गरीब इंसान इसलिए काम करता है ताकि उसे पैसे मिल सकें, लेकिन अमीर इंसान पैसों के लिए काम नहीं करता है, वो कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए काम करता है ताकि उस ज्ञान से वो उस काम में अपनी अच्छी पकड़ बना सके और उसकी वजह से वो अपना एक खुद का अच्छा बिजनेस खड़ा कर सके। इस पॉइंट को अच्छे से समझना जरूरी है। मैं युवा लोगों को यही सलाह दूंगा कि नौकरी खोजते समय वे इस बात का ध्यान कम रखें कि वो कितना कमा रहे हैं और इस बात का ज़्यादा ध्यान रखें कि वो कितना सीख रहे हैं। रास्ते पर आगे की तरफ देखकर ये तय करें कि किसी खास प्रोफेशन को चुनने से पहले और चूहा दौड़ में फंसने से पहले वे किन योग्यताओं को पारंगत होना चाहते हैं। जिंदगी बहुत हद तक जिम जाने की तरह ही है। इसमें सबसे दर्द भरा हिस्सा वहाँ जाने का फैसला लेना है। एक बार आप यह फैसला कर लेते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है। ऐसे कई दिन आए जब मैं जिम जाने के नाम से कांप जाता हूं, परंतु एक बार मैं वहां पहुंच जाता हूं और काम शुरू कर देता हूं तो मुझे इसमें मजा आने लगता है। जब मैं वहां से निकलता हूं तो मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं वहां गया था। तो दोस्तों ये थे वो 6 सबक जो कि रॉबर्ट के रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाए थे, जिनकी वजह से वो अमेरिका के हवाई राज्य के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। और लास्ट में मैं दोस्तों अपनी तरफ से भी आपको यही कहूँगा कि एक बार आप इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये पुस्तक आपका पूरी तरीके से पैसों को लेकर के माइंडसेट बदल देगी। जी हाँ, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने इस पुस्तक का लिंक दे दिया है और कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है, जहाँ पर जाकर के आप इसको खरीद सकते हैं। बहुत सस्ती किताब है और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसमें आप इसको खरीद सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।